हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट पेपर और आज हम चेतन मीणा इंस्टीट्यूट के टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चेतन मीणा इंस्टीट्यूट के टेस्ट 6 को डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट 3 से संबंधित है। दोस्तों ये यूनिट 3 से संबंधित है। यूनिट 3 में क्या है? तो यूनिट 3 में जो है वो इंडियन ज्योग्राफी है। तो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित ये टेस्ट। दोस्तों इसके अलावा भी जो है यूनिट 5 जो टेस्ट 5 था वो भी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित था, जिसे मैंने कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है प्लीज़ वो चैनल पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो हम टेस्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो टॉपिक कवर होंगे, इसमें प्रमुख फसलें होंगी। भारत की जो प्रमुख फसलें हैं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति होगी, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत होंगे, भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं होंगी, भारत के प्रमुख चक्रवात होंगे, जनसंख्या वृद्धि होगी, उनका वितरण होगा, उनका घनत्व होगा और ग्रामीण और नगरीय प्रशासन को हम देखेंगे। तो यहाँ टोटल जो इन टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये टेस्ट जो है वो आपको एमपीपीएससी और भी जो एमपी के एग्जाम्स हैं उनमें ये हेल्प करने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। दोस्तों इसके अलावा भी जो मेरा चैनल है आओ करें तैयारी, इस पर जो है एमपीपीएससी का टेस्ट अवेलेबल है, जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट अवेलेबल है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है वो जाकर के उसको देख सकते हैं टेस्ट को। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। तो देश में कितने जो है वो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, जिसको कहा जाता है कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र। तो देखिए ये जो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है इसका सर्वे कौन करता है? तो इसका जो सर्वे करता है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल, ये इसका सर्वे करता है। और इसके अनुसार भारत में जो टोटल एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है वो टोटल 20 है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में 20 जो है एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो है भारत में 60 जो है वो कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 60 जो है वो कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र हैं और 20 जो है वो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। ये निकाला कैसे जाता है, किस बेस पे बनाया जाता है? तो ये देखिए जो है इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो मिट्टी हो गया, जलवायु का प्रकार हो गया, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियां हो गई, इन सभी आधार पे जो है एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। तो पहला इसमें कथन है कि भारत की जो शुष्क पेटी है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रधानतः कृषि पर आधारित है। कारण है कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत की जो शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था वो प्रधानतः कृषि आधारित है, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश ही है। और शुष्क पेटी की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। क्यों? क्योंकि भारत में जो है वो जो शुष्क पेटी है उसमें हम उन्नत बीजों का प्रयोग करके, सिंचाई की व्यवस्था करके, उर्वरक का प्रयोग करके वहाँ पे जो है हम कृषि को पैदावार अच्छी कर सकते हैं। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड है कि द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो बिल्कुल इसमें क्षमता है। क्षमता किस प्रकार से? तो यही है कि हम उसमें जो उन्नत किस्म की जो बीजें प्रयोग करेंगे, उर्वरक प्रयोग करेंगे और भी जो फर्टिलाइजर होंगे और भी जो मशीनरी होगी उनका प्रयोग करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। हरित क्रांति से संबंधित थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए जो हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति के जो जनक हैं विश्व स्तर में वो कौन है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन जो बोरलॉग हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में कौन इसका जनक है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जिसके जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी हरित क्रांति की? तो इसकी जो शुरुआत हुआ था वो 1966 से लेकर के 1969 के बीच में हुआ था। और ये जो हरित क्रांति शब्द आया था उस समय भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, किस राज्य से आया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य में जो सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति में होता क्या है? तो यहाँ पे जो उन्नत किस्म की बीजें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, अच्छे उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और जो अच्छे जो मशीनरी होती हैं उनका प्रयोग करके जो कृषि उत्पादन है उनको बढ़ाया जाता है। और इसमें बेसिकली किन फसलों पे ध्यान दिया गया था तो भी ध्यान रखिएगा, इसमें गेहूं और चावल। तो गेहूं और चावल का जो है विशेष पैदावार किया गया था हरित क्रांति से संबंधित। ये कुछ फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट थे, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन हमें बताना है मिक्स्ड फार्मिंग की। तो ए है नगदी और खाद्य दोनों सस्यों की साथ साथ खेती, दोनों फसलों की साथ साथ खेती।
बी है यहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक सस्यों में एक ही खेत में उगाना, और थर्ड है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो मिश्रित खेती होती है, जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है, इसमें होता क्या है, इसमें जो है कृषि तो हम करते ही हैं, शस्य उत्पादन होता है, और शस्य उत्पादन के साथ साथ जो हम पशुपालन भी करते हैं, तो पशुपालन को भी बढ़ावा देते हैं, इसी को जो है मिक्स फार्मिंग कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा कि मिश्रित खेती से जो तात्पर्य है वो कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। भारत में हमें ये बताना है, हमें साइज ऑफ मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड। तो भारत में जो मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड है उसका आकार क्या है हमें बताना है। तो यहाँ पे है 5 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। तो देखिए जो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत है उसका आकार जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम जो भूमि जोत है उसको जो है सीमांत कृषि भूमि जोत कहा जाता है। देखिए जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के जो बीच में होता है उसको हम लोग छोटी जोत कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, छोटी जोत में जो है भूमि का आकार 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है, और 2 से जो 4 हेक्टेयर के बीच की जमीन होती है उसको अर्ध मध्यम जोत कहा जाता है। तो उसको जो है अर्ध मध्यम जोत कहा जाता है। और 5 हेक्टेयर से जो ज़्यादा होता है तो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा को जो है कहा जाता है मध्यम जोत। ये ध्यान रखिएगा, इसको जो है वो मध्यम जोत कहा जाता है। और एक इसमें आता है जो 10 हेक्टेयर से जो अधिक होता है, 10 हेक्टेयर से अधिक की जो भूमि जोत होती है उसको जो है वो बड़ी जोत कहा जाता है, उसको जो है वो बड़ी जोत कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। देखिए जो हरित क्रांति भी हमने पीछे इसको डिस्कस किया, जो हरित क्रांति थी वो नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में कब प्रारंभ किया गया था, तो हमें बताना है। तो अभी हमने देखा 1966 से 69 के बीच में जो हरित क्रांति प्रारंभ किया गया था, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 7वें दशक के दौरान प्रारंभ हुआ था। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। तभी हमने पीछे डिस्कस किया हरित क्रांति किसे संबंधित है, इसमें गेहूं और चावल का उत्पादन किया गया था, तो बेसिकली गेहूं ज्यादा था, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने किसमें प्रगति किया है, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन के, पटसन के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में। इसको हमने देखा भी ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जो हुआ था उसमें गेहूं के उत्पादन पे जोर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। दिए हुए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनना है और बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो हरित क्रांति के घटक क्या होते हैं, तो इसमें उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज का प्रयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सिंचाई का होता है, बिल्कुल, इसमें जो है अगर आप उन्नत किस्म के बीज और फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो डेफिनेट बात है कि आपको सिंचाई भी करनी पड़ेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ाया गया है और ग्रामीण सड़कें और विपणन को भी बढ़ावा किया गया है। तो यहाँ पे ये जो चारों ही स्टेटमेंट है ये हरित क्रांति के घटक हैं, इस हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सभी कथन जो है वो सत्य हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण है, बताना है इसमें क्या संबंध है। तो देखिए कथन जो है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि भारत में जब हरित क्रांति हुई तो उससे जो है जो खाद्यान्न थे उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण है कि भारत में जो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है परंतु ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भारत में जो हरित क्रांति हुई, ये हरित क्रांति जो है ये कुल फसल क्षेत्रों के केवल 40% एरिया पे ही लागू हुआ। 40% क्षेत्र पे ही जो हरित क्रांति प्रभावी हुआ, और इससे भारत के जो 60% एरिया थे वो अछूते रह गए, और जो अछूते रह गए वहां पे जो है क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, क्योंकि इनका जो मुख्य कारण था क्षेत्रीय असमानताओं का वो यही था कि उन लैंड पे जो है हरित क्रांति लागू नहीं हो पाई। जहाँ पे हरित क्रांति हुआ वहाँ का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, जैसे पंजाब जैसे एरिया में हरित क्रांति लागू हुई वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया, और बहुत ऐसे एरिया थे जहाँ पे नहीं लागू हुई वहाँ पे जो है क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों ही सही है परंतु ए जो है सही की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। सूची ए को सूची 2 से सुमिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 में खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो खाद्य उत्पादन वृद्धि किसका परिणाम था, तो ये हरित क्रांति का परिणाम था, तो इसको 1 से मैच कर देंगे। दूध उत्पादन किससे बढ़ा गया, तो ये श्वेत क्रांति से हुआ, तो इसको 3 से मैच करेंगे। मत्स्य में क्या होता है, मत्स्य पालन जो होता है वो नीली क्रांति कहा जाता है, तो इसको 2 से मैच करेंगे। और उर्वरक का जो
बढ़ाया गया, उर्वरक पे ध्यान दिया गया, वो भूरी क्रांति से संबंधित था। तो इसका जो सही मैच हो जाएगा वो 1 3 2 4 हो जाएगा। 1 3 2 4 देखिए ए में आ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है। तो जीरो टिल बीज एवं उर्वरक जो ड्रिल है ये किसने इसको विकसित किया है? तो इसका जो डेवलपमेंट किया गया है वो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। देखिए जो टिलेज पद्धति होती है उसके अनुसार होता क्या है कि बिना जुताई किए ही जो है कई वर्षों तक खेती की जाती है इसमें। और ये सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो जीबी पंत जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वहां पे ये अपनाया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे क्रांति है और उससे संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं। तो गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? देखिए जो गोल्डन क्रांति संबंधित है ये बागवानी एवं शहद से संबंधित है, तो इसको जो है 2 से मैच कर देंगे। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तो इसको 1 से मैच करेंगे। और जो ब्लैक क्रांति है, काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, तो इसको 3 से मैच कर देंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन है, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो रबी फसल की बुआई किन महीने में होती है? तो देखिए जो रबी फसल है इसकी जो बुआई की जाती है वो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और कटाई कब होती है? तो ध्यान रखिएगा इसकी जो कटाई होती है वो मार्च और अप्रैल के बीच में होती है। तो मार्च अप्रैल के बीच में जो इसकी कटाई होती है। फसलें कितनी होती है? देखिए टोटल जो है फसलें 3 प्रकार की होती है। एक रबी की फसल होती है और दूसरी क्या होती है? तो एक खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो इसकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर के बीच में जो है इसकी कटाई होती है। और इन दोनों फसलों के बीच में एक फसल आती है जिसको हम लोग जायद की फसल कहते हैं। तो जायद की फसल की बुआई कब होती है? ध्यान रखिएगा जायद की जो फसल होती है ये मार्च से लेकर के जून के बीच में जो है जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है इसमें उपजाया जाता है। जायद फसल में क्या क्या आता है? जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सभी जो है जायद फसल में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो जो मैक्रोनी गेहूं है ये किन परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त है? देखिए पहली चीज जो मैक्रोनी गेहूं है ना, ये गेहूं जो है वो असिंचित परिस्थितियों में या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। असिंचित परिस्थितियों के लिए जो है मैक्रोनी गेहूं उपयुक्त है क्योंकि इसमें ज़्यादा सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है और इसके बाद भी जो है यहाँ का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ट्रिटिकेल निम्नलिखित में से किन 2 बीज का संकर क्रॉस है? तो ट्रिटिकेल जो है वो किन 2 फसलों के बीच का है ये बताना है। तो ट्रिटिकेल ये गेहूं एवं राई के मध्य का संकर का प्रतिफल है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब होगा। गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है। आदर्श जलवायु हमें बताना है चावल की खेती के लिए। देखिए चावल की खेती के लिए क्या होता है ना कि हमें 100 सेंटीमीटर से ऊपर का वर्षा चाहिए और इसके अलावा हमें 25 सेंटीमीटर के ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। चावल की खेती के लिए हमें 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए और टेम्परेचर जो चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है इसमें कौन सा पौधा जो है वो सहायक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो मेनली जो दाल वाली जो फसलें होती हैं, जो बीन्स वाली चीजें होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं। तो यहाँ पे देखिए चना हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, ये जितनी दलहनी फसलें होती हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं, परंतु यहाँ पे धान नहीं है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। किसी फसल की यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है कि वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है और इसके विकास के लिए कम से कम जो है वो 210 दिन जो है वो पाला रहित दिवस की जरूरत पड़ती है और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपरिवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे किस फसल के बारे में बात किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो बात किया जा रहा है कपास के बारे में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। कपास फसल के बारे में बात किया जा रहा है। कपास फसल के लिए क्या चाहिए कि 210 दिन जो वो पाला रहित दिवस होने चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और इसकी जो मृदा होनी चाहिए उसमें जो है वो नमी धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय
बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो जो राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1984 में हुआ था। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुआ था और इसकी जो स्थापना किया गया था वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। तो ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, इनके कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो पहला है चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है मांड्या जो है वो कॉफी उत्पादन क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है। तो हमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखिए जो चिकमंगलूर है ना वो शर्करा उत्पादन के लिए करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। चिकमंगलूर जो है वो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक का एरिया है, कर्नाटक का जिला है चिकमंगलूर और वो जो है कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जो कर्नाटक का मांड्या जिला है, मांड्या जिला जो है ये देखिए कॉफी उत्पादन के लिए नहीं है बल्कि ये जो है ये शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो ऊपर गलत लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। ना तो कथन 1 सही है ना ही कथन 2 सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थल है जिसकी खेती अभिष्ट होगी। तो बताना है कौन सी खेती यहाँ पे की जा सकती है जहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और वो ढलवा वाली पहाड़ी का एरिया है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो चाय की खेती के लिए सही होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। चाय की खेती के लिए क्या होता है ना कि 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए होता है और जो वहाँ का ढलाव युक्त वहाँ पे पहाड़ी एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो केसर का उत्पादन मात्र एक राज्य कौन करता है? तो देखिए सभी को पता होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? झूमिंग या पैड़ा पद्धति किससे संबंधित है? तो देखिए जो झूमिंग और पैड़ा पद्धति है ये जो है एक ये स्थानांतरित कृषि है का नाम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, इसका सही जवाब, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग कृषि में होता क्या है कि जो जनजातियां होती हैं वो जंगलों को साफ करती हैं और वहाँ पे कुछ समय तक खेती करती हैं, फिर वहाँ पे जो है छोड़ करके वो पुनः दूसरी जगह चली जाती हैं और सेम प्रक्रिया दूसरी जगह पे ही अपनाती हैं। तो इसी को झूमिंग या पैड़ा पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा युग्म जो है सबसे उपयुक्त है? तो ये गंगा के निचले मैदान की विशेषता है। यहाँ पे जो है वर्ष भर जलवायु जो है वो उच्च तापमान के साथ होगी और आर्द्रता वहाँ पे बनी रहेगी। तो ये बात किया जा रहा है धान और जूट की कृषि के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, धान और जूट जो है वो यहाँ पे कृषि होगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान जो परियोजना है जो एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है ये किस राज्य की है? तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है महाराष्ट्र राज्य की है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य की ये परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तो नेवेली जो है एक ताप विद्युत संयंत्र है। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र है कहाँ पे? ध्यान रखिएगा ये जो है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो है नेवेली ताप विद्युत संयंत्र है और इसका जो भरण पोषण किया जाता है वो तृतीयक कोयला से किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, तृतीयक कोयला से किया जाता है। तृतीयक कोयला को क्या कहते हैं तो भी ध्यान रखिएगा, ये लिग्नाइट कोयला कहा जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 28 से लेकर के 30% के आसपास तक होती है। कोयला का टोटल कितना प्रकार होता है? तो देखिए जो कोयला का जो प्रकार होता है कार्बन की मात्रा के आधार पर टोटल जो है वो 4 भागों में उनको बांटा जाता है, 4 प्रकार में। तो जो सबसे अच्छा कोयला होता है उसको हम लोग बिटुमिनस कहते हैं। और बिटुमिनस कहाँ पे होता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, बिटुमिनस जो है वो गोंडवाना क्षेत्र का जो कोयला होता है बिटुमिनस का होता है। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध एरिया है जैसे झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे जो है वो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और देखिए जो चतुर्थक कोयला होता है जिसको हम लोग पीट कोयला कहते हैं, ये पीट का प्रकार है और इसमें जो है कार्बन की मात्रा जो है 27% से कम होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो इसकी स्थापना किया गया था तारापुर में। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। तारापुर कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है तारापुर। और यहाँ पे जो है परमाणु विद्युत गृह बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो ये 1969 में बनाया गया था। और ये किसके सहयोग से बनाया गया था तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के सहयोग से, यूएसए के सहयोग से जो है इसको बनाया गया था। तारापुर ये भारत का प्रथम जो है न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन था।
कलपक्कम, कलपक्कम जो है ये भी न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है। ये कहाँ का है तो ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु का है। कोटा, कोटा में तो नहीं है, वैसे रावत भाटा में है राजस्थान का, ये ध्यान रखिएगा। कोटा का जो रावत भाटा है यहाँ पे भी जो न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है ये राजस्थान का है। और नरौरा, नरौरा कहाँ का है, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, तो भी ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का जो है न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता जो है सर्वाधिक है। तो कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी जो क्षमता है वो सबसे अधिक है। काकरापार है, कैगा है, और यहाँ पे जो है नरौरा है और तारापुर है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब तारापुर। अभी हमने पीछे देखा तारापुर कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है, और इसकी जो क्षमता है परमाणु ऊर्जा की ये सबसे अधिक है। आप दोस्तों कमेंट में हमें ये बताइएगा कि ये जो काकरापार स्टेशन है ये किस राज्य में पड़ता है, कैगा किस राज्य में पड़ता है, और इसके अलावा जो है नरौरा, जिसको भी हमने पीछे डिस्कस ही कर लिया तो आपको पता ही है नरौरा जो है ये कहाँ पे है, तो ये यूपी में है, इसको मत बताइएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि काकरापार, काकरापार कहाँ पे है और कैगा जो है वो किस राज्य में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है इसकी सर्वाधिक संभावना कहाँ पे है, मद्रास है, कोचीन है, विशाखापत्तनम है और भावनगर है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा भावनगर। भावनगर कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा भावनगर जो है ये गुजरात में है। और यहाँ पे देखिए भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा के लिए जो दो ही प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, एक तो कच्छ की खाड़ी और एक खंबाती खाड़ी, जिसको कांबे की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही जो तटीय क्षेत्र हैं कहाँ पे है तो ये गुजरात में है, तो ये भावनगर गुजरात, इसीलिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है। तो कौन जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो है वो नहीं है। तो जल ऊर्जा है, पृथ्वी ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाता है वो दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जल ऊर्जा ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है, पृथ्वी ऊर्जा ये भी है, सूर्य की ऊर्जा ये भी, ये सभी जो है वो नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। तो जो जल विद्युत गृह है वो कहाँ पे स्थित है, कोयना, काठगोदाम, नेवेली और ट्राम्बे। तो देखिए जो जल विद्युत गृह है ये कोयना में स्थापित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। कोयना कहाँ पे है तो ये भी ध्यान रखिएगा, कोयना जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है। कोयना नदी पर निर्मित बांध है जिसके पीछे जो है शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ है, और इस बांध से जो है वो जल विद्युत उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, और ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। और नेवेली, नेवेली कहाँ पे है तो ये देखिए तमिलनाडु में है, और ये थर्मल पावर प्लांट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है थर्मल पावर प्लांट है नेवेली। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में कौन सा बताना है जो प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन है। यूरेनियम है, इरिडियम है, थोरियम है और प्लूटोनियम है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा 20 का सही जवाब थोरियम। थोरियम जो है भारत में महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, और ये जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भारत में। भारत में जो पुलिन बालू है, पुलिन बालू, ये ध्यान रखिएगा, भारत का जो पुलिन बालू है इसमें क्या पाया जाता है तो इसमें जो है वो मोनाजाइट उपलब्ध होता है, और मोनाजाइट में जो है वो थोरियम मुख्य रूप से उसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको जो है भारत में प्रचुर मात्रा में जो नाभिकीय ईंधन माना जाता है वो थोरियम को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है इसका कि पिछले 2 दशकों में भारत उत्तरी मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। तो पिछले 2 दशकों में हम देखें तो जो उत्तर भारतीय मैदान है वहाँ पे बाढ़ जो है वो उसकी बारंबारता बढ़ गई है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की जो गहराई है उसमें कमी आ गई है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कथन और कारण दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जब जो नदी घाटियां होती हैं उनमें जो है गाद के निक्षेपण से क्या होता है कि उनकी गहराई कमी हो जाती है। तो गहराई कम होने से जब भी बारिश का मौसम आता है या वर्षा में थोड़ी भी पानी की मात्रा में जो है बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ तो जिससे एक हम इसको प्राकृतिक आपदा के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है तो देखिए बिहार। बिहार जो है सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। देखिए बिहार में जो है एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है
कि कौन सी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी, ये ध्यान रखिएगा कोसी नदी। तो कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोसी नदी है वो अपने मार्ग परिवर्तन के वजह से जो है जानी जाती है। तो मार्ग परिवर्तन के कारण ही जो है बाढ़ आती है बिहार में। और एक भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। देखिए जो बंगाल का शोक किसे कहते हैं, ये कहते हैं दामोदर नदी को। ये भी ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि दामोदर नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। समुद्री चक्रवात तूफान तौकते, तौकते जो है वो किस सागर से उत्पन्न हुआ था। देखिए जो तौकते तूफान आया था ये कब आया था, तो भी ध्यान रखिएगा ये 2021 में आया था और ये आया था अरब सागर में। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, अरब सागर में तौकते आया था ये तूफान। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है। तो देखिए जो मई माह में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनका क्या कारण है, तो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, सेकंड है पश्चिमी विक्षोभ, थर्ड है स्थानीय तापांतर और फोर्थ है इसमें उत्तर पूर्वी हवाएं। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। स्थानीय जो तापांतर है इसी के कारण जो है मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। तो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण में बताना है। देखिए पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों के द्वारा अधिक प्रभावित है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि पश्चिमी तट की तुलना में जो भारत का पूर्वी तट है वो चक्रवातों से अधिक प्रभावित है। कारण कह रहा है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट वाइज दोनों ही करेक्ट हैं परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसका सही जवाब जो होगा वो बी हो जाएगा। देखिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जो भारत का पश्चिमी तट की तुलना में जो पूर्वी तट है वो चक्रवातों से अधिक प्रभावित है। क्यों? क्योंकि पूर्वी तट पे क्या है ना, पश्चिमी तट की तरह जो है यहाँ पे ऊंची और सतत पर्वत श्रृंखलाएं का अभाव है, इसलिए ये अवरोधक क्योंकि ये अवरोधक का काम करती हैं, जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं या सतत पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं तो ये अवरोधक का कार्य करती हैं और पूर्वी तट पे इनका अभाव है। इस वजह से इनकी अनुपस्थिति में जो चक्रवात है वो यहाँ पे जो चक्रवात की उग्रता होती है, जो तीव्रता होती है वो पूर्वी तट पे अधिक होती है। इससे पूर्वी तट पर जो है ज्यादा कटा फटा है, ज्यादा यहाँ पे पूर्वी तट जो है वो पश्चिमी तट की तुलना में ज्यादा प्रभावित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। दोनों सही हैं परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो देखिए हुदहुद चक्रवात से भारत का बताना है कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। देखिए हुदहुद चक्रवात से जो है वो आंध्र प्रदेश का तट अधिक प्रभावित हुआ था। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। हुदहुद चक्रवात जो था ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये कब आया था तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है वो अक्टूबर 2014 में ये चक्रवात आया था और ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसने जो है भारत के आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है नेपाल को भी इसने प्रभावित किया था। और इसमें जो है भारत का जो आंध्र प्रदेश वाला तट था ये सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर कहाँ पे अवस्थित है। तो सुनामी वार्मिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित है, हैदराबाद में। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ गया था, इसकी स्थापना जो है वो 2005 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मौसम विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ पे स्थापित है, तो जो भारतीय मौसम विभाग है यह स्थापित है नई दिल्ली में। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थापित है। देखिए जो भारतीय मौसम विभाग स्थापित किया गया था कि ध्यान रखिएगा वो 1875 में इसकी स्थापना होता है और इसका जो पहले हेडक्वार्टर था, जो इसका पहले हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। ध्यान रखिएगा वो कोलकाता में था। उसके बाद से होता क्या है कि 1905 में इसको हम शिमला लेकर के आते हैं इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद से 1928 में जो है पुणे में स्थापित करते हैं। उसके बाद से जो है दिल्ली में इसको स्थापित करते हैं 1944 से। तो 1944 में जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए हुए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसका कथन है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और कथन सॉरी यहाँ पे कारण होगा। कारण इसका क्या है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है कथन और कारण दोनों ही करेक्ट है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा कि भारत में जो है भूस्खलन में वृद्धि देखी गई है, उसकी आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। इसका कारण एक ये भी है कि हिमालय में जो है वो बड़े पैमाने पर खनन कार्य हो रहा है और वहाँ पे जो है खनन कार्य होने से या जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उसको बढ़ने से, जैसे वहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा रहा है, बांध का निर्माण किया जा रहा है, खनिजों को निकाला जा रहा है, तो इन सभी की वजह से जो है
हिमालय में जो है वो भूस्खलन की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति में वृद्धि देखी जा रही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो समानांतर फसल का उदाहरण क्या है ये हमें बताना है। देखिए जो समानांतर फसल होती है इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो भिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं उनको एक साथ बोया जाता है और इनके बीच जो होता है वो शून्य प्रतियोगिता होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सी दो फसलें हैं जिनको एक साथ हम लोग उत्पादन करेंगे और उनमें जो है शून्य प्रतियोगिता होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गेहूं और सरसों एक साथ जो है बोया जाता है। एक ही खेत में एक ही प्लॉट में जो है गेहूं भी बोया गया जाता है, उस गेहूं में जो है वो सरसों भी बोए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो कौन सी जो है भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। देखिए भारतीय जो कृषि है प्रकृति पर अधिक निर्भर है, बिल्कुल करेक्ट है ये। उत्पादकता जो उसकी है वो निम्न स्तर पे है, बिल्कुल करेक्ट है। फसलों की यहाँ पे विविधता है, बिल्कुल बहुत प्रकार की हम लोग फसलें यहाँ पे उपजाते हैं। बड़े खेतों की प्रधानता है, देखिए बिल्कुल नहीं। भारत में अभी हमने देखा यहाँ पे बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो सीमांत भू जोत थे जो जिनका जो है 1 हेक्टेयर से कम एरिया होता है इनकी प्रधानता अधिक है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती में हमें बताना है ग्रीन फार्मिंग में क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है जो हरित खेती होती है इसमें जो है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित कृषि संसाधन प्रबंधन जो है सन्निहित होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं। तभी हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग हैं। ये किस देश से संबंधित है। तो ये जो संबंधित हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। भारत के कौन जनक हैं इसको भी मैंने पीछे डिस्कस किया था। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो एम एस स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल का उदाहरण क्या है। तो तिलहनी फसल देखिए यहाँ पे मसूर है, लोबिया है, सूर्यमुखी है और बरसीम है। देखिए यहाँ पे जो तिलहनी फसल है वो है सूर्यमुखी। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और इसके अलावा जो तिलहनी फसल है जैसे तुरिया हो गया, सरसों हो गया, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, ये सभी जो है वो तिलहनी फसल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पेगिंग किस में किया जाता है। तो ये मूंगफली में किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। पेगिंग जो है मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर जो है मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है, उसी को पेगिंग कहा जाता है। ये किस में होता है। ये मूंगफली में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। वरुड़ा प्रजाति है। वरुड़ा जो है वो किस फसल की प्रजाति है। देखिए वरुड़ा जो है वो सरसों की प्रजाति है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है। तो भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली जो प्रमुख शस्य है वो कौन सी है। देखिए बागानी फसल है इसको डिक्लेयर कौन करता है, बताता कौन है। देखिए इसमें जो है दो तरीके से एक होता है। एक तो इसमें कृषि मंत्रालय बताएगा, एक तो जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा बागानी फसलों को घोषित किया जाता है, और एक जो है वो वाणिज्यिक मंत्रालय, एक जो होता है वो वाणिज्यिक मंत्रालय जो है वो बागवानी फसलों को घोषित करता है। तो जो कृषि मंत्रालय है उसके अनुसार जो है नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ताड़ हो गया, कोकोआ हो गया, काजू हो गया, ये सभी जो है वो जो है बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। और जो वाणिज्यिक मंत्रालय है इसके अंतर्गत जो है चाय हो गया, कॉफी हो गई, रबड़ हो गया, इन सभी को जो है वो बागानी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चाय, रबर और नारियल, कहवा, ये सभी जो है बागानी कृषि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। लौंग प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है। तो लौंग जो है वो पुष्पकली है, फ्लावर है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। लौंग जिसका नाम है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, और ये एक सदाबहार वृक्ष की जो सूखी हुई पुष्पकलिका है उससे जो है प्राप्त होता है, और ये एक मसाला है जो कि औषधि के रूप में भी प्रयोग। 51 नंबर क्वेश्चन है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है। तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि होती है वो किन कारणों से होती है। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन और विवाह। तो किन कारणों की वजह से जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी इसका सही जवाब। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों ही करेक्ट है। मतलब अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर दोनों की ही वजह से जो है
वो जनसंख्या जो है उसकी प्राकृतिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। तो वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो किस दौर में है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो देखिए जो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो ज्यामितीय क्रम में हो रही है, इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। देखिए माल्थस जो अपने जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं उसमें जो है वो ये प्रतिपादित करते हैं कि उत्पादन जो है वो अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है। तो अंकगणितीय क्रम में क्या बढ़ता है, तो इसमें जो है वो उत्पादन बढ़ता है और जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकिकी विशेषताओं का हिस्सा जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन जो है वो डेमोग्राफिक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा रहन सहन का स्तर। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। रहन सहन का स्तर जो है वो डेमोग्राफिक कैरेक्टर नहीं है। इसके अलावा जो जनसंख्या का घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, ग्रामीण शहरी जनसंख्या हो गई, ये सभी जो है वो जनसंख्या की जनांकी विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो किस वजह से किससे संबंधित है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में होता क्या है ना, जैसे विशेषकर जैसे मुंबई हो गए, कोलकाता हो गए, वहाँ पे जो है जनसंख्या का जो होता है प्रवाह अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में हुई थी। भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी ये 1872 में हुआ था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। 1872 में जो है ये अंग्रेजों के शासन काल के दौरान हुआ था। उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड मेयो, ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के जो है शासन काल में जो है 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। और जो नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी वो हुआ था लॉर्ड रिपन में, और लॉर्ड रिपन मतलब 1881। तो ध्यान रखिएगा 1881 में क्या था, तो यहाँ पे जो था वो नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था 1881 में और लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह में प्रमुख कौन थे। 2011 में जो है जनगणना में जाति आधार को जो सहमति दिए थे उसमें कौन थे, तो उसमें जो है प्रणब मुखर्जी थे। सही जवाब इसका जो है वो डी हो जाएगा। 2011 में क्या होता है कि अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त जो अन्य जातियां हैं उनको सम्मिलित करने के लिए, उस मामले पे विचार करने के लिए तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, इनकी अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया जाता है और उस संबंध में उन्होंने जो अपनी सहमति प्रदान किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है। तो डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से कौन सा वर्ष जाना जाता है, तो ये जाना जाता है 1921। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। 1921 को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो ऋणात्मक रही है। जनसंख्या -0.31% जो है वो निगेटिव यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है। इस वजह से जो है 1921 को जो है महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार कौन सी बात सही नहीं है। तो कौन सी जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है, तो पहला है कि भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है। सेकंड है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। थर्ड है 2001 से 2011 में दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई है और जनसंख्या का जो सर्वाधिक घनत्व है वो दिल्ली में है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 18.5% नहीं है बल्कि 17.5% है। इस वजह से पहला वाला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। तो स्त्रियों का जो प्रतिशत है वो कितना है 2011 की जनसंख्या में, तो 48.46% है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे अधिक है, बांग्लादेश है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है। तो देखिए यहाँ पे जो भारत की जो जनसंख्या है वो अधिक है किससे, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है। 2011 की जनसंख्या में कौन सी राज्य की जनसंख्या में कमी आई है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नागालैंड में कमी आई है। नागालैंड में जो है 10 की जो वृद्धि दर रही है 2001 से 2011 के बीच में वो नेगेटिव रही है और नेगेटिव में भी -0
0.6% जो है यहाँ की ग्रोथ रेट रही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 363 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के, तो 382। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु। तो सही जवाब इसका भी हो जाएगा। बिहार में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। वैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे नंबर 1 पे तो बिहार है, बिहार जो है वो फर्स्ट पे है। सेकंड पे कौन है? ध्यान रखिएगा, सेकंड पे जो है वो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल सेकंड पे है। इसमें यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1028 जनसंख्या घनत्व है। बिहार का कितना है? तो बिहार का 1106 है, ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार का 1106 है। वेस्ट बंगाल के बाद थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है केरल। तो थर्ड नंबर पे जो है केरल आता है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 860 है। और फोर्थ नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। और फिफ्थ नंबर पे आता है हरियाणा, और हरियाणा का कितना है? तो 573 है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो 100 से कम किसका जनसंख्या घनत्व? तो यहाँ पे नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 100 से कम, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 100 से कम में जो है वो मिजोरम है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। मिजोरम में कितना है जनसंख्या घनत्व? ध्यान रखिएगा, मिजोरम में जो है 52 है जनसंख्या घनत्व, तो ये 100 से कम है। नागालैंड में कितना है? देखिए नागालैंड में जो है 119 जनसंख्या घनत्व है। मेघालय में कितना है? देखिए मेघालय में जो है वो भी 100 से अधिक है। और मणिपुर में कितना है? तो मणिपुर में जो है 128 है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व न्यूनतम है? तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जो जनघनत्व है वो न्यूनतम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है वो न्यूनतम है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ पे 46 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पे है? तो जनगणना के अनुसार बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार कि कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में जो है सेकंड स्थान पे है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा मिजोरम। 20 का सही जवाब हो जाएगा। मिजोरम जो है वो दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला जो राज्य है दिया हुआ है इसमें हो जाएगा मिजोरम। सही जवाब इसका जो है वो डी हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम में साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसकी है? वो है केरल की, भी ध्यान रखिएगा। केरल जो है वो नंबर 1 पे है, लेकिन दिए हुए ऑप्शन में किसमें है? तो वो मिजोरम में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता जो न्यूनतम कहाँ पे है? तो केरल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। तीन में दिए हुए सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा, राजस्थान में जो है वो न्यूनतम है। राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 52.1% है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है? तो वो है गोवा में। सही जवाब सी हो जाएगा, गोवा में जो है वो सर्वाधिक साक्षरता है। 79.67% जो है ग्रामीण साक्षरता है गोवा की। और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो है केरल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? तो 946 जो लिंगानुपात था भारत में कब था? तो ये था 1951 में। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 1951 में जो भारत का लिंगानुपात था 1000 बालकों की संख्या पे महिलाओं की पुरुषों की संख्या पे महिलाओं की संख्या जो है कितनी थी? तो 946 थी। 1921 में कितना था? तो 955 था। 1941 में कितना था? तो 945 था। और 1971 में कितना था? तो 930 था। वर्तमान में 2011 की जनसंख्या में कितना है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो कौन से राज्य में जो है स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल में जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों से अधिक है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पे जो है 1084 स्त्रियां हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? कहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है? तो है हरियाणा में। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। हरियाणा में जो है 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 879 है। और पंजाब में कितनी है? तो देखिए पंजाब में जो है वो 890 है, सॉरी 895 है पंजाब में।
और सिक्किम में कितनी है, तो सिक्किम में जो है वो 890 है, और जम्मू कश्मीर में कितनी है, तो 889 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, अल्मोड़ा उत्तराखंड का जिला है, अकोला महाराष्ट्र का है, और दिया हुआ है इदुक्की केरल और माहे पुदुचेरी। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, माहे पुदुचेरी जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित से कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो जो निम्न लिंगानुपात है इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो देखिए इसका कारण है उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या और बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है ये सभी कारण जो हैं ये निम्न लिंगानुपात के कारण है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो कहाँ पे सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति जनसंख्या है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है वो है उत्तर प्रदेश में। सही जवाब इसका जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया था, तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को 2000 में अपनाया गया था। सही जवाब जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वो लक्षित वर्ष कहाँ रखा गया है, तो जो पहले 2045 था उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है कि जो जनसंख्या है उस टाइम पे जनसंख्या जो है कि स्थिरता का रूप ले लेगी, तो अब जो वो वर्ष डिसाइड किया गया है वो है 2070। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। जनसांख्यिकी लाभांश है डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब है, तो देखिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका मतलब होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, तो इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें कौन सम्मिलित किया जाता है, गंगा यमुना दोआब, तटीय उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या संसाधन क्षेत्र है इसमें सम्मिलित किया जाता है गंगा यमुना दोआब को और तमिलनाडु को, तो 1 और 4 इसके सही जवाब होंगे, तो डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर है कथन और कारण दिया हुआ है, बताना है कौन सा कथन जो है वो और कारण संबंधित उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो कथन है कि केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, बिल्कुल करेक्ट है, केरल में जो है साक्षरता सर्वाधिक है। सेकंड कह रहा है केरल में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है, देखिए ये कथन जो है वो गलत है, केरल में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक नहीं है। ईसाइयों का जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है वो है नागालैंड, तो ये ध्यान रखिएगा वो है नागालैंड, ना कि केरल है। इस वजह से सेकंड कारण गलत हो गया, केवल कथन सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो कौन सा जो है वो प्रतिकूल प्रभाव नहीं है जनसंख्या का, तो यहाँ पे दिया है कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जोतों के आकार में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी। देखिए जो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसका जो प्रतिकूल प्रभाव होगा वो जोतों के आकार में कमी भी होगी, बढ़ती हुई बेरोजगारी भी बढ़ेगी और अनाजों में जो है वो प्रति व्यक्ति कमी भी आएगी, तो ये तीनों तो उसके प्रतिकूल प्रभाव है, परंतु कार्यशील जनसंख्या के आकार में वृद्धि ये उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन। जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, तो जो जनांकिकीय लाभांश है उसको प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, तो भारत को जो है वो कुशलता विकास का प्रोत्साहन देना चाहिए, कुशलता विकास को बढ़ाना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। शहरी वृद्धि सूचक है, तो शहरी वृद्धि जो है वो सूचक है किसका, तो कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का, शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि का। तो जो शहरी वृद्धि सूचक है ये संबंधित है किससे, तो यहाँ आपका सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शहरी वृद्धि का मतलब है कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, शहरी केंद्रों में संख्या में वृद्धि हो रही है, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और शहरी क्षेत्रों में आय में भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, तो कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, तो हम की भावना होती है, क्षेत्र होता है, आत्मनिर्भरता होती है, परंतु वहाँ पे सांस्कृतिक विविधता जो है वो ग्रामीण समुदाय संबंधित नहीं है, इसका सही जवाब भी हो जाएगा। देखिए जो सांस्कृतिक विविधता है ना ये देखने को मिलता है शहरों में, ये जो है वो शहरों में या महानगरों में उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, तो जो नगरीय भारत का विस्तार है वो किसका प्लेटफॉर्म है, तो ये औद्योगिक विकास का,
आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, उपरोक्त सभी का। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। ये सभी का जो परिणाम है वो भारतीय नगर का विस्तार जो है इन सभी कारणों से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो भारत में जो नगरीकरण है इससे तात्पर्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नगरीकरण का मतलब है कि जन्म और मृत्यु दर दोनों घट रहा है, तो इसका ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, भारत की नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर उच्चतम थी। तो भारत की जो नगरीय जनसंख्या उसकी 10 की वृद्धि दर उच्चतम कब थी? तो उस समय जो 10 की वृद्धि दर उच्चतम थी वो 1971 से 81 के बीच में थी, तो इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? तो कौन सा धार्मिक समूह जिसका सर्वाधिक भाग नगरी है? तो जैन का है, तो सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं? तो भारत में कितने जो है वो 10 लाखी नगर हैं? तो भारत में टोटल जो है 53 10 लाखी नगर हैं, तो सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। 10 लाखी नगर होता है कैसा नगर जहाँ पे जो संख्या है वो 10 लाख यानी मिलियन प्लस हो। नेक्स्ट हम देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो नगरों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो मुंबई है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, 2011 में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है, तो ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फिर 95 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तभी हमने पीछे देखा 17.5%, तो यहाँ पे नियरेस्ट जो है वो 17.31 है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है? तो पुनर्नवीनीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है? तो वो जवाहरलाल नेहरू के नाम से, 20 का सही जवाब होगा। इसका जो प्रारंभ किया गया था वो जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन प्रारंभ किया था। जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 2005 में जो है इसको प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भारत शहरी वेधशाला जो ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पे स्थापित है? तो वो है नई दिल्ली में, तो 20 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और ये केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय के तहत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, नगरीय अवस्थापना में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो नगरीय अवस्थापना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पेयजल है, आवासन है, स्वच्छता है, परिवहन है, तो यहाँ पे जो सम्मिलित नहीं है वो है आवासन। सही जवाब जो है इसका बी हो जाएगा। नगरीय अवस्थापना में क्या होता है कि वहाँ पे जो है स्वच्छता होती है, पेयजल होता है और परिवहन होता है, परंतु आवासन नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, नगरीय गलियारे संबंधित है। नगरीय गलियारे किससे संबंधित है? तो ये नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से संबंधित है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट का लास्ट है, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला कथन है इसका कि सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। कारण है ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा। दोस्तों इसी के साथ ये 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट था वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आपको बाय बाय, धन्यवाद।